सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय गोयल डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से परिष्कार कॉलेज में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट जूलॉजी, जिसमें सेकंड बुक आपकी चलती है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। उसमें जो पहला जो लेसन है कोशिका, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को शेयर कीजिए। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतनी अधिक सूचना आप लोगों तक पहुंचेगी। देखें बच्चों, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या है। ये जो सिलेबस है बीएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड बुक है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, इसमें 3 सेक्शन है बच्चों। सेक्शन ए जिसके अंदर कोशिका क्या होती है, इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, जीव द्रव्य क्या है, केंद्रक क्या है, गुणसूत्र क्या है, प्लाज्मा कला यानी प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका के ऊपर सबसे बाहर की ओर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर मिलता है, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, अंतःप्रतव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, लाइसोसोम। ये बच्चों क्या है, सारे के सारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का अपना अलग से लेसन है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी हम आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि सेक्शन ए में क्या सिलेबस है। इसी के अंतर्गत सेक्शन ए के अंतर्गत पचमाव, कसाव, तारक केंद्र तथा सूक्ष्म नलिकाएं यानी कि सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सीलिया और फ्लैजिला जिनकी सहायता से जंतु गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तारक काय या तारक सेंट्रियोल, तारक केंद्रक ने सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनका की सेल डिवीजन, कोश का विभाजन में बहुत योगदान होता है। कोश का विभाजन के बारे में जब बात करेंगे तो इस सेंट्रियोल के बारे में बात करेंगे। तो ये बच्चों अपना आता है सेक्शन ए के अंदर, खंड ए। खंड बी जो है सेक्शन बी, इस सेक्शन बी के अंदर जो इंक्लूड किए गए हैं लेसन, वो हैं केंद्रक, गुणसूत्र, क्योंकि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जो कि कहां मिलते हैं, केंद्रक के अंदर मिलते हैं। डीएनए की पुनरावृत्ति, एक डीएनए से 2 डीएनए किस प्रकार से बन जाते हैं,
जिसे डीएनए का प्रतिकरण भी कहते हैं। आनुवंशिक संकेत, जेनेटिक कोड, यानी कि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो कितने प्रकार के कोडॉन बनते हैं, कितने प्रकार के कूट बनते हैं, तो वो सारी जानकारी इस जेनेटिक कोड के अंदर दी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि खंड ब जो सेक्शन बी है वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम्स यानी गुणसूत्र, केंद्रक, जेनेटिक कोड, प्रोटीन संश्लेषण एवं अनुवादन। डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का बनना अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है अनुवादन, ये सब प्रोटीन संश्लेषण के अंदर पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, कोशिकाएं किस प्रकार से विभाजित होती हैं, एक कोशिका से दो कोशिकाएं कैसे बनती हैं, अगर कोई 64 कोशिकीय जीव है तो उसमें कितने कोशिकाएं, कितनी बार विभाजन हुआ है, कितने समसूत्री विभाजन हुए हैं, कोश का विभाजन कितने प्रकार का है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, समसूत्री विभाजन क्या है, इन सब की जानकारी कोश का विभाजन के अंतर्गत की जाती है। तो सेक्शन बी के अंदर केंद्रक, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक कोड, डीएनए का रेप्लिकेशन, इसके अलावा सेल डिवीजन, कोश का विभाजन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सब की स्टडी हम करेंगे सेक्शन बी के अंदर। जो सेक्शन सी है, खंड से, ये जो सेक्शन सी है बच्चों, इस सेक्शन सी के अंदर हम चर्चा करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के ऊपर बहुत सारा अपना कार्य किया है और बहुत सारे नियम दिए हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था इन्होंने युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये जो नियम दिए हैं इस मेंडल के आनुवंशिकता वाले लेसन के अंदर, आप चर्चा के अंदर हम पढ़ाएंगे आपको। गुणसूत्र उत्परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है, संरचना कैसे बदल जाती है, संख्या में कैसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे जीव की संरचना बदल जाती है, अचानक होने वाले परिवर्तन, उत्परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में विभिन्नताएं, वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर, क्या विभिन्नताएं हैं संख्याओं में, किस प्रकार से सिंड्रोम हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है इनकी संख्याओं में कहीं संख्या बढ़ जाती है, कहीं संख्या घट जाती है गुणसूत्रों की। सहलग्नता और विनिमय, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं, ये सारे के सारे जीन एक साथ ही वंशांगत होते हैं। किस प्रकार से वंशांगत होते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया, सहलग्नता क्या है, जीन विनिमय क्या है, गुणसूत्रों का आदान प्रदान कैसे होता है क्रॉसिंग ओवर के समय, ये सब जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। गुणसूत्र मानचित्र, क्रोमोसोम मैपिंग, जीन्स की पारस्परिक क्रिया, इंटरैक्शंस ऑफ जीन, किस प्रकार से जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, प्रबल जीन कौन सा है, अवल जीन कौन सा है, संपूरक जीन कौन सा है, घातक जीन कौन सा है, निरोधी जीन क्या है, दुख जीन क्या है, डुप्लीकेट जीन, मल्टीपल जीन क्या है, ये सारे के सारे जीन जो होते हैं जीनों की पारस्परिक क्रिया के अंदर इनकी स्टडी करते हैं। एबीओ रक्त समूह एवं आरएच कारक, एबीओ क्योंकि रक्त समूह जो होते हैं ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं रक्त समूह, ए, बी, AB तथा O, इनकी क्या वंशांगति है, अगर पिताजी का और माताजी का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का, संभावित बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी क्या है, बी पॉजिटिव क्या है, RH पॉजिटिव क्या है, या O पॉजिटिव क्या हम कहते हैं रक्त समूह बी पॉजिटिव है,
या O पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हम रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में चर्चा की जाएगी। कोशिका द्रव्य वंशांगति अथवा नॉन मेंडेलियन वंशांगति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देखिए कोशिका द्रव्य वंशांगति के अंतर्गत, क्योंकि जो वंशांगति होती है यानी कि जो केंद्रक है, केंद्रक का जो डीएनए होता है, डीएनए ही आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेके जाता है। लेकिन कोशिका द्रव्य वंशांगति कि उस कोशिका द्रव्य के अंदर भी कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं, कुछ ऐसे प्लाज्मोजीन्स होते हैं जो कि वंशांगति करते हैं, उसे ही हम यानी कि केंद्रक के बाहर स्थित कोशिका द्रव्य के द्वारा होने वाली वंशांगति कोशिका द्रव्य वंशांगति कहलाती है। इसको नॉन मेंडेलियन वंशांगति भी कहते हैं। इसमें पैरामीशियम में कप्पा कणों की वंशांगति, मिराबलिस जलापा, घोंगे में कवच के कुंडलन की वंशांगति, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कोशिका द्रव्य वंशांगति के अंदर। ड्रोसोफिला एवं मानव में लिंग निर्धारण एवं पेडिग्री एनालिसिस। ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई होती है, फल मक्खी होती है, जिसे जेनेटिक्स में इसका बहुत योगदान है, बहुत सारी स्टडी इसके ऊपर हुई है ड्रोसोफिला के ऊपर। लिंग निर्धारण कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से करते हैं मनुष्य के अंदर, कि जो आने वाली संतान है वो लड़का होगा या लड़की, या कोई जादू टोना है, या कोई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कैसे पता करोगे कि लड़का होगा या लड़की। ये सब हम चर्चा करेंगे इस लेसन के अंदर। ऐसे ही आनुवंशिक विसंगतियां, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वर्णांधता, ये सारे सिंड्रोम हैं जिनके कारण से गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है या बढ़ जाती है। वर्णांधता जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस, व्यक्ति जो होता है रंगों के अंदर विभेदन नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, थोड़ी सी भी चोट लगती है रक्त निरंतर बहता रहता है और रक्त का थक्का नहीं बनता, और अत्यधिक मात्रा में रक्त के बह जाने से मृत्यु हो जाती है। फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसी तरह की फिनाइलकीटोन्यूरिया जो एक उपापचयी वंशांगति होती है, इन सब की स्टडीज के अंतर्गत करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड द फिनाइलकीटोन्यूरिया। ऐसे ही जीन की अवधारणा, रेकॉन, म्यूटोन एंड सिस्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन, रेकॉन रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है, म्यूटॉन म्यूटेशन उत्परिवर्तन की होती है, एंड सिस्ट्रॉन। तो ये क्या जीन, जब हम पढ़ेंगे तो जीन क्या है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आपको वन बाई वन करके चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, ये तो था सिलेबस जो कि हमने एज ए आउटलाइन के मार्फत से आपको बताया था कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस है। अब पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय 2017 में आया है ये प्रश्न, अभी बताएंगे। 2015 में आया है, फिर 2014 में आया है। कौन सा प्रश्न है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए, ये प्रश्न है। अधिकतर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अब पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर भी प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम जो टॉपिक जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न लेकर के आए हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर तो डीएनए मिलता ही मिलता है,
लेकिन केंद्रक के बाहर भी डीएनए मिलता है। वो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, राइबोसोम में मिलता है, अंतःप्रदप बीजालिका में मिलता है, या गोल्जी काय के अंदर मिलता है। किस में मिलता है? यह प्रश्न पूछा गया एसएससी स्नातक स्तर परीक्षा 2015 में पूछा गया बच्चों। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा गया है। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, या लाइसोसोम को कहते हैं? यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तर परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोशिका यानी कि सेल। सेल के बारे में बच्चों आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका है क्या? 6th क्लास में आपने पढ़ा, 7th में आपने पढ़ा, 8th में आपने पढ़ा, 9, 10th, 11th, 12th सब जगह कोशिकाएं के बारे में पढ़ते। कोशिका क्या है? तो कोशिका को पढ़ने से पहले आप लोअर क्लासेज के अंदर बच्चों पढ़ते हैं बायोलॉजी, क्योंकि 12th तक केवल एक ही बुक चलती है जिसका नाम है जीव विज्ञान। क्या नाम है? जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो जब आप सब्जेक्ट लेते हैं 11th क्लास में, बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी लेते हैं और मैथ्स वाले बच्चों के अंदर मैथ्स आ जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहती है। तो मैं उसी बायोलॉजी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, बायोलॉजी, जो कि 11th और 12th क्लास में केवल एक ही बुक के नाम से जानी जाती है, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी क्या है? इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों। इन वैज्ञानिकों ने इस शब्द का प्रयोग किया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ये बच्चों हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट को आप ले रहे हैं बायोलॉजी, आप कहते हैं मैं तो बायोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूं, तो बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी मींस जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है किसने किया है? लेमार्क व ट्रेविरेनस वैज्ञानिकों ने किया है 1802 ईस्वी में। ये हमारे लेमार्क हैं और ये हमारे ट्रेविरेनस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बायोलॉजी शब्द को बताया है, जो कि आप जिनके स्टूडेंट हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक। बायोलॉजी, बायो ग्रीक दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। बायो, बायो मीन्स लिविंग, लिविंग, एंड लोगास, लोगस मीन्स स्टडी, यानी कि लिविंग स्टडी। बायोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा? लिविंग स्टडी, यानी कि सजीवों का अध्ययन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का मतलब क्या है। मीन्स लिविंग स्टडी। हम बायोलॉजी के अंदर जो भी चर्चा करेंगे वो सजीवों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि लिविंग स्टडी के बारे में हम बात होगी। वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेविरेनस। अब देखिए, अब ये जो बायोलॉजी है इसकी मुख्य शाखाएं क्या हैं? जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं। अभी तक तो आपने 11th में और 12th में बच्चों केवल बायोलॉजी पढ़ी, जीव विज्ञान। केवल एक ही पेपर होता है जीव विज्ञान का पेपर। लेकिन जैसे आप
हायर एजुकेशन के अंदर जाते हैं, कॉलेज स्तर के अंदर जाते हैं, तो इसकी ब्रांच बन जाती हैं जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी, जू एनिमल, लॉजी मीन्स लोगस स्टडी, एनिमल स्टडी, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं बच्चों। किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। हम जू जाते हैं चिड़ियाघर में, वहां क्या देखते हैं? जंतुओं को देखते हैं, विभिन्न आकार और प्रकार के जीव जंतुओं को वहां पर देखते हैं चिड़ियाघर के अंदर। तो एनिमल स्टडी, जूलॉजी। ठीक इसी प्रकार से जो बॉटनी, जो दूसरी ब्रांच है बॉटनी, उसे कहते हैं प्लांट स्टडी, यानी वनस्पतियों का अध्ययन। आप जितने भी चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं बच्चों, जो भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो शैवाल है, चाहे वो कवक है, ब्रायोफाइटा है, चाहे वो टेरिडोफाइटा है, चाहे जिम्नोस्पर्मी है, चाहे एंजियोस्पर्मी है, मुख्य रूप से आप जब अपने चारों तरफ जो पेड़ देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, वो सारे फिर एंजियोस्पर्मी पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे हैं। तो जो पेड़ पौधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वनस्पतियों का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। तो बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। यानी कि जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान और बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी है। पूछ लेते हैं बच्चों एग्जाम्स के अंदर, फादर ऑफ जूलॉजी या जंतु विज्ञान के जनक का नाम बताइए, कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ बॉटनी का नाम बताइए, या ये कैसे वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताइए, कौन है? थियोफ्रिस्टस। तो बच्चों ये छोटे छोटे जो सवाल हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, और ये अपना एक बेसिक है। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, क्योंकि वह तो बायोलॉजी के ही स्टूडेंट ना। ये हमारे अरस्तु हैं, ये हमारे थियोफ्रिस्टस हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी इक्वल टू बायोलॉजी, क्योंकि दोनों के अंदर ही लिविंग स्टडी हो रही है, दोनों में ही सजीवता के गुण हैं, दोनों ही जनन कर रहे हैं। आगे देखें, जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी होती है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बॉटनी के अतिरिक्त अन्य शाखाएं जैसे जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जमाना है, जैव प्रौद्योगिकी का जमाना है, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्यकी यानी फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्यकी कि हम पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन कैसे हो रहा है, हम श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, कैसे श्वसन के अंदर फेफड़े फूलते हैं, पिचकते हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, कैसे मूत्र का निर्माण हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से जनन हो रहा है, कौन सा हार्मोन कैसे सीक्रेट हो रहा है। तो ये जो जंतु कार्य की, ऐसे ही पादप कार्य की, पेड़ पौधों के अंदर जो जल है किस प्रकार से अवशोषित होकर के जल जड़ों से और 3-4 मंजिल ऊंचे जो पेड़ पौधे हैं किस प्रकार से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है बच्चों, पत्तियों तक।
जबकि एक 2 मंजिल पर अगर पानी की टंकी रखी हुई, किसी मकान में पानी की टंकी रखी हुई है तो वहां पर पानी नहीं चढ़ता, हमें मशीन लगानी पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधे जो कि 4 से 5 मंजिल मकानों से भी ऊंचे होते हैं, वहां पर पानी कैसे पहुंच जाता है, यह सब पादप कार्यकी के अंदर पढ़ा जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। किस प्रकार से पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो कि जीवन से संबंधित है, रिलेटेड टू लाइफ, जीवन जिसके अंदर है, लाइफ जिसके अंदर है, इनका आपस में निकट संबंध है। अतः इस शाखा को अब जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के स्थान पर क्या बोलते हैं, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस कहा जाता है। बच्चों, आपको पता नहीं है कि बायोलॉजी आप कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी के अतिरिक्त बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी तो क्या कोर ब्रांच है, कोर सब्जेक्ट हैं, जिनको तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त, इनके साथ बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी और भी कोई जो अपनी लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, अपने जीवन से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, उनकी स्टडी इनके साथ की जाती है, उनका आपस में निकट संबंध है। अतः इस शाखा को क्या बोलते हैं, लाइफ साइंस, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, जब हम लाइफ की बात करते हैं, लिविंग स्टडी की जब हम बात कर रहे हैं, तो लिविंग, वो लिविंग चीज है क्या, क्या है वो लाइफ। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सजीव हैं, सजीव और निर्जीव, ये सजीव है, ये निर्जीव है। तो सजीव के अंदर ऐसा है क्या, हम कह रहे हैं कि जूलॉजी, बॉटनी में लाइफ में लिविंग स्टडी की जाती है, लाइफ साइंस में क्या है कि जैविक यानी कि सजीवता का अध्ययन किया जाता है, जो कि लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट उनकी स्टडी करते हैं। तो लाइफ किसमें, लाइफ है सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर। क्योंकि जितने भी सजीव हैं, अर्थात सजीव, सभी सजीव जिनमें सजीवता के लक्षण हैं, चाहे जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, सभी किससे बने, पेड़ कोशिकाओं से मिलकर के बने। बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं, कोशिका। तो कोशिका को शुरू करने से पहले आपको बेसिक तो पता होना चाहिए बच्चों कि बायोलॉजी क्या है, सजीवता हम पढ़ते हैं, लिविंग स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो है क्या। तो सभी जीव जंतु, तो पेड़ पौधे सजीव हैं, अर्थात सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका, कोशिका क्या है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल कैसे है, फंक्शनल कैसे है। कोई कोशिका होती है बच्चों, उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, गोल्जिकाएं पाई जाती है, तारकाएं पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारी संरचनाएं हैं और प्रत्येक संरचना का अपना अलग से कार्य है। तो प्रत्येक यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से हमारा शरीर बन जाता है। तो ये सब क्या है, हमारा जो शरीर बना है ये किससे मिलकर बना, कोशिकाओं से मिलकर के बना है बच्चों। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रजनन करने की, रिप्रोडक्शन करने की, उत्परिवर्तन करने की और उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का जैविक गुण पाया जाता है। ये जो जैविक चीज है बच्चों, यानी कि लाइफ है। केवल अब इसको जैविक क्यों कहा है, तो कोशिका के अंदर क्या है, प्रजनन कर सकती है कोशिका। क्या पत्थर कर सकते हैं क्या प्रजनन? नहीं कर सकते। तो पत्थर तो प्रजनन, सजीव नहीं है ना, पत्थर क्या है, निर्जीव है। तो ये क्या है, तो कोशिका में प्रजनन करने की क्षमता है, उत्परिवर्तन करने की क्षमता है, उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का जैविक गुण है। अगर मेरे पिन चबाई जाएगी तो मैं हाथ को खींच लूंगा, अगर मैं गर्म पानी में हाथ डाला जाएगा तो मैं हाथ को खींच लूंगा। यानी कि जो अगर मेरे को कोई उद्दीपन दिया जाएगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने का गुण
कोशिका के अंदर ही तो होता है बच्चों। तो क्या है कोशिका? तो ये सारे जैविक गुण यानी कोशिका में सजीवता के लक्षण हैं। तो हम जो बायोलॉजी है, जो लाइफ साइंस है, उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? लिविंग स्टडी करते हैं। तो कोशिका, ये जो कोशिका है, इसे रॉबर्ट हुक है हमारे, जिसकी ने खोज की थी कोशिका की 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये देखिए संरचना। तो जो कोशिका की जो खोज रॉबर्ट हुक ने की है, किसने की थी? ये जो पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाओं में जो इसकी जो कॉर्क होती है, छाल जो निर्जीव होती है, उसके अंदर इसने रॉबर्ट हुक ने अपना एक अलग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया खुद ही। उसके अंदर इसकी छाल को देखा और उसे कोष्ठक या सेल नाम दिया। कोष्ठक दिखाई देने सेल नाम दिया। तो बच्चों ये कोशिका है। आप देखिए इस कोशिका के अंदर, जब हम कोशिका की बात कर रहे हैं कि जो जितने भी कोशिका जो होती है, जितने भी सजीव हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक हम लेकर के आए कोशिका, ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। क्योंकि कोशिका के सबसे बाहर का जो आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है बच्चों। ये लाइसोसोम है, डाइजेस्टिव बॉडी, इसमें पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय डी डब्ल्यू वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, क्योंकि हर कोशिका की खोज हुई है। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, ये लाइसोसोम है, ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है, ये लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। आपको बताएंगे क्यों कहते हैं। ये वैक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएं। प्लास्टेड्स, लवक होते हैं कोशिका के अंदर, हरित लवक होता है पादप कोशिका के अंदर। सेंट्रियोल, तारककाय, गोल्जिकाय कोशिका के अंदर पाई जाती थी। खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। उल्लू के अंदर, आउल के अंदर की थी कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज करता है। साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या होता है कोशिका द्रव्य? ये जो कोशिका है बच्चों, इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ये जो तरल पदार्थ है, ये इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदब्बी जालिका, ये अंतःप्रदब्बी जालिका हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। ये केंद्रक, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ये केंद्रक जो कि इन सारे कोशिकाओं का क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। इस केंद्रक के अंदर ये क्या है? चारों केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रक झिल्ली है बच्चों। ये इसी के अंदर एक केंद्रिका न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, इसने केंद्रिका होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो कहने का मतलब होता है यह वही कोशिका है बच्चों जिससे कि आपका और हमारा शरीर बना है। सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे इसी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं और इसी कोशिका के अंदर विभाजन होता है। 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बन जाती हैं और एक बहुकोश के शरीर बन जाता है। तो ये जो कोशिका है, इन जितने भी कोशिकांग हैं बच्चों, जो हमने आपको सिलेबस के शुरुआत के अंदर हमने चर्चा की थी कि कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड, सेंट्रियोल, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, क्रोमेटिन जालिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, अंतःप्रदब्बी जालिका, इनके बारे में डिटेल में स्टडी है। एक कोशिकांग के ऊपर एक लेसन आपके इस बुक के अंदर दिया गया है। तो इनके बारे में विस्तृत जो हम अध्ययन करेंगे, जब आपका लेसन आएगा तब एक एक करके इनको हम उठाएंगे और चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको जानकारी दे रहे हैं कोशिका क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। आगे देखें।
देखिए बच्चों, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। क्या है कोशिका सिद्धांत? सेल थ्योरी 1838 ईस्वी में स्लाइडेन, कौन है? जर्मन वनस्पति विज्ञ, यानी कि जर्मनी के क्या है? बॉटनिस्ट हैं, वैज्ञानिक जर्मनी के, लेकिन बॉटनिस्ट हैं। वे 1839 ईस्वी में स्वान, जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, ये बॉटनिस्ट हैं, ये जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। कोशिका सिद्धांत को दिया था बच्चों। है क्या कोशिका सिद्धांत? क्या है? क्या कहा इन्होंने? ये कोशिका सिद्धांत क्या है बच्चों? इनके अनुसार, किनके अनुसार? मेरे अनुसार नहीं, इन वैज्ञानिकों के अनुसार, श्लाइडन और स्वान के अनुसार, कि सभी सजीव, कौन से सजीव? पेड़ पौधे और जीव जंतु, सभी सजीव सरलतम एक कोशीय जंतुओं से लेकर, एक कोशीय जंतु से संघ प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ट्राइपेनोसोमा, लेशमानिया, बेलेंटिडियम, निक्टोथीरस, जियोडिया, ये सब क्या है? सारे संघ प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, एक कोश के जंतु होते हैं। तो इनके अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोशीय जंतुओं से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं एवं इनके उत्पादों द्वारा रचित होते हैं। देखिए बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि कोशिका सिद्धांत यह कहता है कि जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, सब किससे बने हैं? चाहे वो एक कोशीय हैं, चाहे वो बहुकोशीय हैं, किससे बनते हैं? कोशिकाओं से या इनके उत्पादों द्वारा रचित होते हैं। ये कहा है स्लाइडन और स्वान ने। इसे ही कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी कहते हैं। पूछ लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, या कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन वैज्ञानिकों ने किया? अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने, ये श्लाइडेन और ये स्वान, जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। अब देखिए कोशिकाओं की आकृति। कोशिकाओं की क्या आकृति होती है? कोशिकाओं की आकृति, कोशिकाएं प्राय गोलाकार, अंडाकार होती हैं, गोलाकार, अंडाकार। लेकिन कोशिकाओं में विभाजन होता है तो कोशिकाएं आपस में दबाव पड़ता है और वो अपना अलग अलग शेप ले लेती हैं, और कोशिकाओं की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। कई कोशिकाएं स्तंभाकार होती हैं, कई कोशिकाएं चपटी आकृति की होती हैं, कई कोशिकाएं तरकू के आकार की होती हैं। तो कोशिकाओं को जो आकार है, ये नहीं कोशिका गोलाकार है, हम क्या है, गोल डायग्राम बना देते हैं कि कोशिका है। कोशिका गोलाकार नहीं होती, कोशिका गोलाकार, जैसे रेड ब्लड सेल्स है गोलाकार हैं, ओवम सेल्स हैं अंडाकार हैं, है ना। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, कैसी हैं? ये क्या नाम है, कैसे तरकू के आकार की हैं। ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, स्तंभाकार हैं। तो ये देखिए, ये चम्मच की आकृति की है, ये शुक्राणु कोशिका। तो हर कोशिका का अपना अलग अलग आकार होता है। नर्व कोशिका, नर्व सेल जो होती है, यानी तंत्रिका कोशिका, इसका अपना अलग आकार है। तो कोशिकाएं अलग अलग आकार और आकृति की होती हैं। ये नहीं कोशिका गोलाकार ही हो, तो कोशिका गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, चपटी और तरकू प्रकार की हो सकती हैं। आप डायग्राम देख रहे हैं, आरबीसी गोलाकार है, ओवम सेल अंडाकार है, ये तरकू के आकार की है, चम्मच के आकृति की है, ये स्तंभाकार है। तो कोशिकाओं का कहने का मतलब अलग अलग आकार होता है, सॉरी आकृति होती है। अब देखिए आकार, साइज, बोथ ही आकृति। अब देखिए आकार क्या है, साइज क्या है। कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें कि हम अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते,
अगर आपको कोशिका को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखना पड़ेगा। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर आपने 12th क्लास के अंदर देखे होंगे माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। तो ये जो माइक्रोस्कोप हैं, इन माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखा जाता है। कोशिकाओं का जो आकार है बहुत ही सूक्ष्म होता है, 0.1 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक होता है, लेकिन अपनी नग्न आंखों के द्वारा कोशिका को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, लार्जेस्ट सेल। फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट सेल। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट है, ये था लार्जेस्ट, ये है लॉन्गेस्ट। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स। पूछ लेते हैं कि सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका, जो कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो कि न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है। आगे देखें, सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा लैडलेबी, पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल। पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, क्या है बच्चों, माइकोप्लाज्मा लैडलेबी एंड द माइकोप्लाज्मा गैली स्पेक्टिकम इज द स्मॉलेस्ट सेल। साइज क्या है, कितना है, 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.25 माइक्रोन तक होता है। ये जो स्मॉलेस्ट सेल है सबसे छोटी कोशिका है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा का सामान्य नाम क्या है, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया। यहां पर पी साइलेंट है, जब इंग्लिश में लिखते हैं तो PLEUR प्लूरो निमोनिया, ये पी यहां पर साइलेंट है। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, ये माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है पीपीएलओ। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज द अदर नेम ऑफ द माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी पादप कोशिका। जंतु में तो बताई थी तंत्रिका कोशिका, लेकिन पादपों में कौन है, रेमी तंतु। ये रेमी तंतु हैं जो कि सबसे लंबी पादप कोशिका होती है बच्चों। संख्या, एक कोशीय जीव एक कोशिका से बने, जैसे संघ प्रोटोजुआ, जैसे मैंने बताया था, कोश हमारा शरीर, जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो एक कोशीय जीव जिनका की शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, जैसे संघ प्रोटोजुआ, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, एक कोश के जीव कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। बहुकोशीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं मेटाजोआ, और अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे संघ पॉरीफेरा से संघ कॉर्डेटा, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा से लेकर के पीसीज यानी मछलियां, उभयचर, रेप्टिलियन रेंगने वाले जंतु, एबीज वर्ग उड़ने वाले पक्षी, और मैमेलिया जो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं। हाइड्रा, हाथी, सब बहुकोश के जीव। ये देखें आप, ये हाइड्रा बहुकोशीय जीव है, ये हाथी, बहुत सारी कोशिकाएं।
इस हाथी का निर्माण हुआ था, ये जब इतना बड़ा हाथी था क्या, इसका निर्माण भी एक कोशिका से हुआ है। एक कोशिका से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से 32 और अरबों खरबों कोशिकाएं इस हाथी के अंदर हैं। तो चाहे जंतु कितना भी विशाल है, चाहे पादप कितना भी विशाल है, सभी का निर्माण एक कोशिका से होता है। वो कोशिका कौन से? युग्मज कोशिका, जाइगोट कोशिका। रूडोल्फ विर्चोव एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कहा है प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से उसका फॉर्मेशन होता है। अगर कोई नई कोशिका बनेगी तो उसके पूर्ववर्ती कोशिका से उसका निर्माण होगा। रूडोल्फ विर्चो ने कहा है। तो ये जो हाथी है, इतना विशाल का है जो जंतु है, इसका निर्माण भी एक कोशिका से हुआ है। और वो कोशिका कौन सी है? वो युग्मज कोशिका है। आज अपना जो शरीर है, आज हम जो हमारा जितना शरीर, आज हम यहां पर जो खड़े हैं, अपना शरीर भी तो वो एक कोशिका थी। जब बच्चा जन्म लेता है, जब कोख के अंदर जब बच्चा पलता है तो चन्ना सा होता है, एक वो बीज होता है। वो जब बीज जब बच्चा पैदा होता है तो चूहे की भांति एक नन्हा सा जीव जो है, भ्रूण, जो शिशु बाहर आता है। तो यानी कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर विभाजन होते हैं, 1 से 2, 2 से 4 और बहु कोश के जंतु बन जाता है। आज बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़, जो विशाल का है, जो पेड़ पौधे हैं, क्या वो भी इसी प्रकार से बनते हैं। आज हम एक नन्हा सा बीज को बोते हैं और वो विशाल का पेड़ बन जाता है। ये सब कोई उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है। ये बहु कोश के जंतु हैं। आगे देखें, ये अभी जो हमने अभी आपको पढ़ा है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं कि आपने अभी कितना कैप्चर किया है, क्या आपने ग्रहण किया है, जरा देखें। अभी हमने चर्चा की थी बच्चों कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जरा बताएं किसने दिया था जीव विज्ञान शब्द? लेमार्क व ट्रेविरनस। शुरुआत हमने इसी से की थी कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है जो आप पढ़ते हैं। लेमार्क व ट्रेविरनस, क्योंकि बायोलॉजी 12 तक रहता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं तो इसकी जो ब्रांचेज, जो हमने पहले चर्चा की थी कि जूलॉजी और बॉटनी बन जाती है। जूलॉजी एनिमल स्टडी और बॉटनी प्लांट स्टडी। प्राणी विज्ञान के जनक का नाम बताइए। हम बता चुके हैं अभी क्या है प्राणी विज्ञान। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। ठीक इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताइए। फादर ऑफ बॉटनी बता चुके हैं कौन है? थियोफ्रिस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। जीव विज्ञान बायोलॉजी को आजकल किस नए नाम से पुकारा जाने लगा है? अभी बताया था, जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, यानी लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट की भी तो इस बायोलॉजी के अंदर स्टडी होती है। माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सभी इसी के बायोलॉजी के पैरेलल समानांतर उनकी स्टडी की जाती है कि उनके अंदर भी क्या है, वो भी लिविंग हैं, वो भी सजीव हैं। सही मिलान कीजिए। अभी चर्चा की है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, यानी कि थड़। ये थड़। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी? रेमी तंतु। तो क्या आंसर है? जरा देखें। तो ये है अपना, ऐसे मिलान वाले प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। वही तो है जो हमने आपको पढ़ाया था, अभी वही हमने मिलान करवाया है। आगे देखें, कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाएं बच्चों मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक सेल्स व यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाएं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिकाएं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, इसमें एक प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि ये केंद्रक है, इसके केंद्रक के अंदर ना तो केंद्रिका है, ना केंद्रक झिल्ली है, ना ही गुणसूत्र स्टर्न प्रोटीन के बने हुए हैं। ऐसे केंद्रक को नाम दिया न्यूक्लियोइड। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियोइड, जो हिंदी में बोलते हैं केंद्रकाव। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि आद्य प्रकार का केंद्रक। ऐसा केंद्रक या ऐसी कोशिका जिसके अंदर, जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती, केंद्रिका नहीं मिलती, केंद्रक द्रव्य नहीं मिलता और गुणसूत्र स्टर्न प्रोटीन के बने नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का महत्वपूर्ण लक्षण है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, आद्य प्रकार का केंद्रक। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें एक वेल डेवलप प्रकार का, सुविकसित प्रकार का केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। जो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स है, इसके अंदर आप देखेंगे ये केंद्रक है, इसके अंदर एक केंद्रिका दे रखी है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक है और ये केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये देखिए, वही वहां पर डायग्राम थोड़ा सा छोटा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यहां बड़ा डायग्राम लेकर के आए हैं। ये केंद्रकाव, न्यूक्लियोइड मीन्स केंद्रकाव प्रकार का, और ये यूकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक, सुविकसित प्रकार का केंद्रक और अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक। सुविकसित केंद्रक झिल्ली भी है, केंद्रिका भी है और यहां पर केंद्रक द्रव्य भी है और गुणसूत्र स्टर्न प्रोटीन से बने हुए भी हैं। तो यही पूछ लेते हैं केंद्रकाव किसे कहते हैं। मुख्य रूप से जब कभी आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो उसमें जो केंद्रक का जो मेन अंतर केंद्रक का ही होता है बच्चों, केंद्रक का ये जो अंतर है। अब देखिए अंतर, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स, क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में? क्या अंतर है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने बताया था कि गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित नहीं पाए जाते, हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र के अंदर। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो गुणसूत्र होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक क्षारीय प्रोटीन होती है जो गुणसूत्र से बने होते हैं। केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। न्यूक्लियोइड हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, न्यूक्लियोइड केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। देखिए आप, ये तो केंद्रक है यूकैरियोटिक कोशिका में, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक झिल्ली है, गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने नाम दिया था केंद्रक कैसा, अल्प विकसित केंद्रकाव। ना तो केंद्रक झिल्ली है, ना ही गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए हैं, ना ही केंद्रक द्रव्य है और ना ही केंद्रिका है। कैसा है? केंद्रकाव, अल्प विकसित। आगे देखिए, चौथा जो अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बच्चों उपस्थित होती हैं। इसके अंदर गोल्जिकाएं फिर आल्सो एब्सेंट,
इन प्रोकैरियोटिक सेल्स यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर देखिए सारी चीज ही अनुपस्थित है और यहां पर देखिए सारी ही उपस्थित है। अंतःप्रदब्बी जालिका उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। तो इसमें तो प्रोकैरियोटिक में सभी अनुपस्थित हैं और यूकैरियोटिक में सारी ही उपस्थित हैं, चाहे वो रिक्तिकाएं हैं, चाहे वो गोल्जिकाएं हैं, चाहे वो अंतःप्रदब्बी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस, शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन हम मुख के द्वारा, मुख से ग्रसन किसमें आएगा, ग्रसनी के अंदर आएगा, ग्रसनी से ग्रसिका में, और ग्रसिका से आमाशय के अंदर, आंतों के अंदर, आमाशय में भोजन का पाचन होगा, फिर अवशोषण हो जाएगा आंतों के अंदर, फिर भोजन के रक्त के माध्यम से कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। कोशिकाओं में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और कोशिकाओं के अंदर ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और जब ऑक्सीकरण होगा तो हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारे एनर्जी के जो सोर्स हैं कौन है, केंद्र कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, ये तो आप देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्रिस्टी पाए जाते हैं। इनकी जो आंतरिक झिल्ली क्या कहलाती है, क्रिस्टी। बाह्य झिल्ली तो सपाट होती है और आंतरिक झिल्ली उंगली नुमा प्रवर्ध बना देती है इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इन पर ही क्या पाए जाते हैं, एबंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो भोजन का जो ऑक्सीकरण है, हम लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड, हम लेते तो ऑक्सीजन को हैं, लेते तो ऑक्सीजन, निकलते कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर। तो हमारे शरीर में क्या फैक्ट्री है क्या, ये जो फैक्ट्री है जो, क्योंकि भोजन का जब ऑक्सीकरण किसके माध्यम से, तो ऑक्सीजन के माध्यम से ही होता है। खाना तो इस मुख के द्वारा जा रहा है और ऑक्सीजन नाक के द्वारा जा रही है, और ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। CO2 बाहर बनती निकल रही है। तो CO2 कहाँ होती है, एक समीकरण C6H12O6 + 6O2 = 6 CO2 + 6 H2O + ऊर्जा। तो हम लेते तो ऑक्सीजन को हैं, लेते ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऊर्जा मिलती है। सब कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तथा अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का DNA होता है, खुद इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 55S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। खुद का DNA है, खुद रेप्लिकेट कर लेता है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, अपना कंट्रोल और रेगुलेशन खुद कर रहा है। बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं कोशिका के जो और जो कोशिकांग हैं उनका नियंत्रण तो केंद्र कर रहा है, लेकिन ये अपना हक कुछ काफी हद तक अपना नियंत्रण खुद करता है, क्योंकि खुद का DNA है। DNA से mRNA बन जाता है, mRNA से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन संश्लेषण खुद कर लेता है। तो क्या सेल्फ अपना रेगुलेट करता है, सेल्फ ही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। बच्चों, ये इसका DNA है, ये राइबोसोम्स, ये मैट्रिक्स है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बारे में डिटेल हम चर्चा करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या अंतर है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है लाइसोसोम। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के हैं, इसमें 80S प्रकार के हैं। S मीन्स अवसादन गुणांक। स्वेडबर्ग के वैज्ञानिक हुए हैं, स्वेडबर्ग ने इनकी खोज की थी। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट 70S, जिसकी 2 उप इकाई हैं 70S की, 30S, 70S, 30S और
50S, 80S में 60S और 40S। राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र होते हैं, पढ़ा है आपने, सब कुछ पढ़ रखा है लोअर क्लासेज के अंदर। उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, ताकि यूकैरियोटिक कोशिका में समस्त जंतु और पादप को कंसीडर किया गया है। जितने भी एनिमल प्लांट हैं सब इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं। देखिए आप ये जंतु कोशिका, देखिए जंतु कोशिका क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। देखिए ये इसके अंदर आप देखें, ये सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली जो कि प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, लाइसोसोम जो कि पाचक एंजाइम्स बने रहते हैं, पाचन में सहायक होती है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका है, ये केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल्स रिक्तिकाएं हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, ये गोल्जी बॉडी गोल्जिकाएं है, राइबोसोम, ये अंतःप्रतपी जालिका जो कि 2 प्रकार की है, रुक्ष अंतःप्रतपी जालिका जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, रफ अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये सेंट्रोसोम तारककाय है। तो ये जंतु कोशिका है, एक सामान्य जंतु कोशिका, ये इतने सारे कोशिकांग इसके अंदर होते हैं। अब देखिए ये पादप कोशिका को देखिए, पादप कोशिका में देखिए राइबोसोम जंतु कोशिका में थे, इसमें भी हैं, गोल्जी बॉडी इसमें थी, इसके अंदर भी है, ये दोनों भी अंतःप्रतपी जालिका रफ और स्मूथ उसके अंदर थी। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं था? एक वहां पर रिक्तिकाएं थी लेकिन छोटी थी, यहां पर रिक्तिकाएं कैसी हैं? बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं पादप कोशिका के अंदर। ये डिफरेंस है जंतु और पादप कोशिकाओं में। केंद्रक वहां भी था, यहां भी है, ये केंद्रिका वहां भी थी, यहां भी है, केंद्रक झिल्ली। लेकिन ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते। क्योंकि इस हरित लवक के कारण से ही जो पादप होते हैं स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं ये क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इन जंतु कोशिकाओं में अतिरिक्त भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में अतिरिक्त भोजन का संचय किसके रूप में होता है? मंड के रूप में होता है। पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में होता है। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मेन हरित लवक, और जंतु नहीं पाए जाते। बाकी वैक्यूल्स यहाँ बड़ी होती है, वहां छोटी होती है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये केंद्रका, न केंद्रक झिल्ली ना तो केंद्रका को मतलब क्या है? ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ ना तो केंद्रक झिल्ली होती है, ना अंदर केंद्रिका होती है, ना ही केंद्रक द्रव्य होता है, और गुणसूत्र भी हिस्टोन प्रोटीन के बने नहीं होते, कहलाता न्यूक्लियोइड या केंद्रकाव कहलाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कोशिका भित्ति, कैप्सूल, राइबोसोम मैंने बताया था 70 इस प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। मीजोसोम, इसमें प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर अंतर्बलित हो जाती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम, ये प्लाज्मिड्स, ये अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है जीवाणु कोशिका के अंदर। प्लाज्मिड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये वाहक के रूप में काम आते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंदर। ये फ्लैजिलम है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा
कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो डायग्राम्स के द्वारा हमने आपको बताया, कंपैरेटिवली हमने आपको बताया, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में हमने आपको बताया। जब आपको आएगा एग्जाम में तो आपको डायग्राम भी देना पड़ेगा और कंपैरेटिवली और वैसे भी आपको बताना पड़ेगा। तो अब चर्चा करते हैं बच्चों जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके बारे में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? देखिए, ये अपनी कोई कोशिका है, कोशिका में ये केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ही अपना ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? इनके ऊपर ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहां मिलता है? केंद्रक के अंदर तो मिलता ही मिलता है, जो कि आनुवंशिकता की इकाई है, लेकिन केंद्रक के बाहर कहां मिलता है? हमने आपको बताया था कि यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केंद्रक पाया जाता है। जब तो इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या अंतःप्रदब्बी जालिका में, या गोल्जी कायम में, जो कि प्रश्न पूछा गया है एसएससी स्नातक स्तर 2015 के अंदर। कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जरा देखें, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि इसमें जो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रक द्रव्य प्लस केंद्रक के बाहर जो पाया जाने वाला द्रव्य जो होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य इक्वल टू जीव द्रव्य, जो कि जीवन का भौतिक आधार है। यानी कि ये केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य, और ये केंद्रक के बाहर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं, ये तो है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है साइटोप्लाज्म, और दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य इक्वल टू जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। पूछा गया है एसएससी स्नातक स्तर परीक्षा 2010 के अंदर पूछा गया है। किसको कहा है कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। हमें जो ऊर्जा मिलती है कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से तो मिलती है। तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। ये था बच्चों आज आपको एक जनरल जो जानकारी थी कि कोशिका क्या होती है, कोशिकाओं की आकार क्या है, कोशिकाओं की आकृति क्या है, कोशिकाओं के प्रकार क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिकाओं में क्या अंतर है, सबसे छोटी, सबसे लंबी, इन सब के ऊपर आज हमने चर्चा की। और इस सबसे मुख्य जो चर्चा की, जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं बायोलॉजी, जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, 11th 12th के अंदर, उसकी जो ब्रांचेज जो आगे बढ़ रही हैं, जूलॉजी और बॉटनी, उसके बारे में आज हमने चर्चा की। और लाइफ साइंस जो आज जिसे आजकल बोलते हैं वो क्या होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और देखिए बच्चों, अगर आज हमारा अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब ही नहीं करना है, सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, ये जो बेल दिख रही है इसको
क्लिक करना है, बेल आइकन को दबाना है। इसको दबाने से फायदा क्या है? इसको दबाने से फायदा यह है कि हमारे यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो आप तक लेटेस्ट पहुंचती रहें और अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को इसे शेयर करें, जैसे आप तो लाभान्वित हो ही और आपके साथ साथ जो आपके परिवार वाले लोग हैं, आपके जो मित्र हैं, वो भी लाभान्वित हो सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।